अभियान की जो जिम्मेदारी मिली थी उसको इतनी सुगमता से चलाया कि वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। और अब जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी तो एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिली डिप्टी सीएम की। दिनेश शर्मा जी हमारे बीच में हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। सर, चुनौती अब बहुत बड़ी है, 2022 में कमल खिलाना है और जैसा हमारे सेशन का भी नाम है, राम राम परशुराम, मतलब राम और परशुराम के हाथ जोड़कर ही सत्ता का रास्ता निकलेगा क्या? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनाव आता है तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और विभिन्न प्रकार से लोगों में बंटवारा करके सत्ता पर काबिज होते पहले वो आए हैं और वो सोचते हैं वो फार्मूला उनका हर बार फिट होगा। विकासवाद की अवधारणा 7 साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब से जो चली है, विगत 5 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश और केंद्र का जो समन्वय बना है उसने इन सारे बात को, परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, इन सब के बीच में एक विकासवाद को चलाया है। और जो विकासवाद है वही आज की प्रमुखता है, आज का आवश्यकता है। और उसी के आधार पर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी 2017 में भी, 2019 में भी, उसके बाद उपचुनाव में भी, उसके बाद एमएलसी चुनाव में भी और उसके बाद जिला पंचायत के चुनाव में भी, उसके पहले मेयर के चुनाव में भी बीजेपी लगातार स्वीप की है। जब चुनाव आता है तो इनको जातीय आधार समझ में आते हैं, कभी अनुसूचित का, कभी पिछड़े का, कभी अति पिछड़े का, कभी सवर्ण का, कभी किसी का। सर, आप बेशक कह रहे हैं कि हम जाति की बात नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं, तो ऐसा देखने को क्यों मिलता है कि जब किसी दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में आप किसी को शामिल कराते हैं, मैं उदाहरण के तौर पर जितिन प्रसाद जी का नाम ले देती हूं, तब तो आप बड़े फक्र के साथ कहते हैं बड़े ब्राह्मण नेता हमारी पार्टी में आ गए। नहीं, आपका टेलीविजन बोलता है हर चीज को, हम लोग जाति के आधार पर कभी नहीं करते। और शायद जो हमारा नारा ही है, अगर उसको आप विश्लेषण करो तो विश्लेषण ही है सबका साथ सबका विकास, और उसी आधार पर हम काम करते हैं। दूसरे दल जाति के आधार पर और संप्रदाय के आधार पर केवल चुनावी राजनीति के लिए गठजोड़ करते हैं। हमने सारी जातियों के लिए काम किया है। आज आप देखो, आज कौन सी बात थी, प्रधानमंत्री जी ने वीर साहबजादा जो थे, वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के 26 दिसंबर को रखा है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने, जो साहबजादों ने अपना बलिदान दिया, तो उसके नाम पर किया है। कौन सा इसमें जाति आ गया, कौन सा धर्म आ गया? हमने हर जाति और धर्म के आधार पर विश्लेषण किया है। और हमने उदा देवी जी का भी बनाया है तो लखना पासी का भी उपवन बनाया, हमने वाल्मीकि प्रेरणा स्थल बनाया है, तो हमने वहां पर गुरु नानक जी से लेकर और विभिन्न धार्मिक लोगों के भी स्थल बनाए, हमने झूलेलाल घाट भी बनाया है, हमने विभिन्न प्रकार के, हमने अवध घाट भी बनाया है, हमने खाटू श्याम वाटिका भी बनाया है, हमने परशुराम पार्क भी बनाया था, राणा प्रताप चौराहा भी बनाया था, हमने विभिन्न प्रकार के कबीर जी के नाम पर भी, रविदास जी के नाम पर भी, हमने धानुक समाज के संत सुपंच के नाम पर भी बनाया है। और जिसकी आज आप बात कर रहे थे चर्चा के समय, मुझे देखकर तो एक आश्चर्य की अनुभूति हो रही थी। हमने 1 दर्जन से ज्यादा जगह पर भगवान परशुराम जी की पार्क बनी होंगी, वहां पर चौराहे बने होंगे, मूर्तियां लगी होंगी। उसके पहले भी कानपुर में 7 महीने पहले प्रदेश की सबसे बड़ी मूर्ति और सबसे बड़ी पार्क परशुराम जी का हमारे प्रतिभा शुक्ला जो विधायक हैं और उनके माध्यम से लगा था। अभी कानपुर में परशुराम पार्क बना था, लखनऊ में भी राजाजीपुरम में 7-8 महीने पहले राजाजीपुरम में परशुराम चौक बना था। ये आप सीरीज में गिनवा रहे हैं कि कहां सबके लिए सम्मान देने का काम आप लोगों ने किया, लेकिन उसके बाद लोगों ने किया उसको चर्चा का विषय आप लोगों ने यो बनाया कि बीजेपी की नकल लोग कर रहे हैं, ना कि बीजेपी नकल कर रही है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि अब राम का नाम, परशुराम का नाम बाकी पार्टियां भी ले रही हैं, मंदिर बाकी पार्टियों के नेता भी जा रहे हैं और सतीश चंद्र मिश्र जी ने तो यहां तक कह दिया कि इतने सुस्त तरीके से मंदिर बन रहा है कि अगर बसपा की सरकार आएगी तो हम और तेजी से बनाएंगे। अखिलेश यादव देखिए क्या कह रहे हैं, वो भी परशुराम की मूर्ति लगवा रहे हैं। तो अब राम परशुराम की बातें बाकी दल भी कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि भगवान राम और भगवान परशुराम दोनों भगवान विष्णु के अंशावतार थे, और भगवान राम का मंदिर ना बने, भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चल जाएं, पतंगा पर नहीं मारेगा, कई कारसेवक शहीद हो जाएं, राम मंदिर की जगह पर चिकित्सालय बना दो, पंचायत घर बना दो, अस्पताल बना दो, इस प्रकार के वक्तव्य हों, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दिया जाए सरकारों के द्वारा कि राम का अस्तित्व नहीं है, श्री राम सेतु बंधु रामेश्वरम है ही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार के झूठ का पुलंगा लग के बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत किया जाए और उसके बाद जब चुनाव आवे तो मौसमी राम भक्त हो जाए, मौसमी परशुराम भक्त हो जाए।
तो ये लोग क्या जनता देखती नहीं है? जनता सब देखती है, सब पहचानती है, और इसीलिए आज सारे दल घबराए हुए हैं। सारे दल पहले दावा करते थे, कोई कहता था कोई कंप्यूटर मैन बन गया था, कोई किसी प्रकार का विश्लेषण करके डिजिटल चीज में वो मुख्यमंत्री योगी जी की विश्लेषण कर रहे थे लोग कि योगी जी कंप्यूटर चला पाते कि नहीं चला पाते हैं। आज डिजिटल से घबरा के क्यों भाग रहे? अगर सब आप महारत थे लोग थे, सारे दलों के लोग, तो सारे दलों के लोगों को स्वागत करना चाहिए। भीड़ ना आ पाना लोगों में, यो यात्रा तक, कुछ दल तो यात्रा तक नहीं निकाल पाए, कुछ दल तो सभा तक नहीं कर पाए। एक दो दलों ने जो सभा करने की कोशिश की, 3-4 दिनों को मिला के कुछ जगहों पर, आधा दर्जन जगहों पर उन्होंने सभा करने का सफलता पाई होगी। हमारी तो सैकड़ों की तादाद में जो सभाएं हुई हैं, हम लोग के छोटे नेताओं की भी जो सभाएं हुई हैं, वो 20-25 हजार और 15 हजार 10 हजार से कम नहीं हुई। आज 1,00,000, 1.5 लाख से आसपास प्रधानमंत्री की कोई सभा उससे कम नहीं हुई है। मुख्यमंत्री की कोई भी सभा अगर आप देखो तो 50,000 और 75,000, 70,000 इस प्रकार की सभाएं हुई हैं। तो ये घबराहट है विपक्ष में। बीजेपी की जो लोकप्रियता थी जन विश्वास यात्रा में उभर कर निकली है। मैं पिछली भी परिवर्तन यात्रा में था जो बीजेपी की निकली थी 2017 में, और पूरी यात्रा में मैं चला था। इस बार लगभग 2-2.5 महीने का अंतराल होगा, मैं 48 जिलों में लगभग गया हुआ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार का अद्भुत संगम था। जिस प्रकार से लोग निकल कर आ रहे थे, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में जोश था, और जिस प्रकार से जो परंपरागत मतदाता भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे वो भी निकलकर जिस उत्साह के साथ स्वागत कर रहे थे, अभूतपूर्व था। और यही घबराहट का कारण है विपक्ष में कि आज वो पहले से बहाना ढूंढ रहे हैं। पहले बहाना ढूंढा था लोगों ने कि ईवीएम का खतरा है, ईवीएम का खतरा है, हार देने के बाद ईवीएम का खतरा आ जाएगा और ईवीएम का बहाना लेके अपने को बचाने की कोशिश लोग करेंगे। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि डिजिटल का खतरा आ गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो आने वाले समय में कोरोना को ध्यान में रखते हुए रैलियों पर रोक लगाई है, पदयात्रा, रोड शो नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल ये रोक कुछ ही दिनों के लिए। मुमकिन है कि यदि स्थिति बिगड़ेगी तो आगे भी हमें देखने को मिले। तो आरोप तो ये भी विपक्षी दल लगा रहे हैं कि भाजपा ने अपनी तो डिजिटल तैयारी जबरदस्त तरीके से कर ली, अब छोटे दलों का क्या होगा, विपक्ष का क्या होगा, कैसे चुनाव प्रचार होगा? अखिलेश यादव छूट की भी मांग कर रहे हैं। आप अगर ये बात करते उन कहने वालों से पूछिए कि भाजपा ने तो कभी अपना इस तरह दावा किया नहीं था। लोग कहते थे डिजिटल जो चीजें हैं वो राजीव गांधी जी की देन है, ये कांग्रेस दावा करती थी। अगर उनकी देन थी तो आपने अपने को एक्सपर्ट क्यों नहीं किया? समाजवादी पार्टी कहती थी कि हमने तो इतने लाखों लाख लैपटॉप बांट दिए हैं और सारा डिजिटल है, सारा कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उन्होंने सारा करते तो उन्होंने तैयारी काहे क्यों नहीं करी थी? सारे दल इस प्रकार के दावे करते आए थे। और चुनाव आयोग एक विधायी संस्था है, एक निष्पक्ष संस्था होती है। ये न्यायालय हुआ, ये चुनाव आयोग हुआ, इन विधायी संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना उनकी निष्पक्षता पे मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। और विपक्षी दलों को हर व्यक्ति पर, हर संस्था पर जो आरोप लगाने के उससे बचना चाहिए। हार की खींच हो सकती है, आप पराजय की संभावना से ग्रसित होंगे, ये हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप संवैधानिक संस्थाओं पर आप प्रश्न चिन्ह उठा दें। अपनी हार की खींच, अपनी सफलता की खींच जो है आप दूसरों पर डाल दें, उचित नहीं है। आज सभी दल, सिर्फ भाजपा ही नहीं, सभी दल कहते हैं कि हम तो जाति धर्म से ऊपर की बात करते हैं, हम भी विकास की राजनीति करते हैं या करना चाहते हैं, हमने जनता के लिए काम किया है। लेकिन जब अलग अलग जातियों या वर्गों को टारगेट करके सम्मेलन हो, चाहे वो ओबीसी वोटर्स के लिए हो या हाल ही में ब्राह्मण सम्मेलन आप देखिए, बसपा कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, तो आपको लगता है कि ब्राह्मण जो है 2022 के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक है और एक नैरेटिव भी फैलाया गया कि भाजपा से नाराज है ब्राह्मण? आप इसका विश्लेषण 2017 के पहले से और 2019 के पहले का करिएगा। जो ब्राह्मण समुदाय, जो बुद्धिजीवी समुदाय है, उसके नाम पर इन लोगों ने इससे 2 गुने नहीं 3 गुने सम्मेलन किए थे इन सब ने, और 3 गुने सम्मेलन करके केवल भारतीय जनता पार्टी के जो परंपरागत मतदाता जो भी वर्ग हो उसको प्रभावित करने के लिए छदम बेशधारी लोगों को आगे करके, और उन्होंने इसको प्रभावित करने की कोशिश की थी। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण एक ऐसी, ये जाति नहीं है, एक जीवन जीने के, श्रेष्ठ जीवन जीने की